गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय क्लास। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी इन 9 क्लासों में हमने ऑफ़र, वैलिड ऑफ़र, उनका लीगल प्रिंसिपल, टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र कैसे होता है, पूरा प्रोसेस को जान चुके हैं। आज के क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे कि ये एक्सेप्टेंस क्या है, मतलब डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कोई भी वीडियो देख रहा है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तभी मुझे समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सही आप सब पढ़ाई को लेके बहुत ही सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, और जो लोग तो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आई होप कर ही रहे होंगे। तो मेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एज इट रियली मोटिवेट्स मी एंड हेल्प मी टू ग्रो इन दिस प्लेटफॉर्म। आप लोगों का साथ सबसे ज़रूरी है, मुझे अभी चाहिए इस वक्त। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, जो डील करता है डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, a proposal is an unilateral expression of an intention to be bound, provided it is accepted in identical terms by the person to whom it is made. पहली बात तो बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है प्लीज़ इग्नोर दैट एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, तो प्रपोज़ल जब हम बना रहे हैं, पहली दफ़ा प्रपोज़ल जब भी हम बनाते हैं वो एक यूनिलैटरल एक्सप्रेशन है। ऑफरर के तरफ से ऑफरी के पास प्रपोज़ल जाता है। तो जैसे ऑफ़र जाता है, जिस जिस टर्म से वो ऑफ़र बनता है, एक्सेप्टेंस को भी उसी टर्म्स के हिसाब से देना होगा ऑफरी को। तो क्या है, सेम इन दैट आइडेंटिकल टर्म्स बाय द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। तो एक्सेप्टेंस जो देगा, कौन देगा? ऑफरी देगा। तो ऑफरी को भी एक्सेप्टेंस उस टर्म्स के हिसाब से देना पड़ेगा जिस टर्म से वो ऑफर बना है। ठीक है, acceptance has the effect of converting this unilateral intention into a common intention, giving rise to reciprocal promises. एक ऑफर जब बना रहे हैं तब वो एक यूनिलैटरल एक्सप्रेशन है, लेकिन उस यूनिलैटरल को एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने का पूरा हिस्सा रहता है एक्सेप्टेंस के ऊपर। जब एक्सेप्टेंस हो गया तब हमारा यूनिलैटरल जो इंटेंशन है वो एक कॉमन इंटेंशन बन गया और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को बना दिया। तो यूनिलैटरल एक्सप्रेशन या फिर यूनिलैटरल इंटेंशन का मतलब क्या है? इसमें जब हम पहली दफ़ा ऑफ़र बना रहे हैं तब वो एक पार्टी से जा रहा है, तब दूसरे पार्टी का कोई काम नहीं है। तो पहले पार्टी प्रपोजल को रख रहा है, वो यूनिलैटरल इंटेंशन या फिर यूनिलैटरल एक्सप्रेशन रहा। फिर जब उस इंटेंशन को दूसरे पार्टी ने सेम उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तब वो यूनिलैटरल इंटेंशन हमारा कॉमन इंटेंशन बन गया एंड गिविंग राइज टू रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एक्सेप्टेंस होने के बाद वो दोनों पार्टी का ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस को गिविंग राइज टू दैट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कन्वर्ट करता है यूनिलैटरल इंटेंशन टू कॉमन इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज एंड गिविंग राइज टू रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इन अदर वर्ड्स, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। It is only after the acceptance of the proposal that a contract between the two parties can arise. Acceptance होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं। सिर्फ ऑफ़र बना दिए, अब हमको पता है कि इस ऑफ़र के ऊपर तो एक्सेप्टेंस होगा नहीं, ऐसा नहीं है।
ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस होने के बाद वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. Acceptance may be defined as the expression by words or conduct of assent to the terms of the offer in the manner prescribed or indicated by the offer. I repeat, acceptance सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से दिया जाएगा. अब ये वर्ड्स के द्वारा भी दिया जा सकता है, कंडक्ट के द्वारा भी दिया जा सकता है, या फिर सहमति जताने से भी दिया जा सकता है. किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस को दिया जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, सेम एज दैट मैनर प्रिस्क्राइब्ड और इंडिकेटेड बाय द ऑफरर. उसी तरीके से देना पड़ेगा जिस तरीके को मेंशन किया गया है ऑफरर के द्वारा. ऑफरर ने जिस मोड को या फिर जिस प्रोसेस को ऑफ़र में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि इसी प्रोसेस में मुझे मेरा एक्सेप्टेंस चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस चाहिए इस ऑफ़र में, उसी मतलब टर्म्स के ऊपर ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना है. अब वो एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है, या फिर बाय एसेंट भी हो सकता है. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैसे हो रहा है. इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑफरर जैसा चाहता है उस हिसाब से एक्सेप्टेंस को देना है ऑफरी को उस ऑफर में. ठीक है. According to section 2 clause H, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, sorry, I say H, right? That is contract. According to section 2 clause B, promise का definition है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, जब उसका सहमति बता देता है तब द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. जब एक ऑफरर अपने विलिंगनेस को ऑफरी के पास बताता है कि मेरा ये ऐसा ऐसा इच्छा है, कि ये इच्छा है, और उसके ऊपर जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे देता है तब वो ऑफर हमारा एक्सेप्ट होता है. एंड दैट प्रपोजल या फिर ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस बन जाता है. ऑलरेडी हमने पढ़े हैं पहली क्लास में. Sorry, it's my mistake. I said slip of tongue. According to section 2, not H, it's B. At this juncture, the provision of section 9 is opt to be stated. Section 9 में हम क्या पढ़े हैं? Section 9 भी already हमने पढ़े हैं. When the proposal or acceptance is made in words, the promise is called expressed. And when the proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. तो express और implied promise के बारे में हमने section 9 में already पढ़ चुके हैं. तो वही section 9 बता रहा है, जैसे acceptance by assent भी दिया जा सकता है, by words भी दिया जा सकता है, by conduct भी दिया जा सकता है. तो इन तीनों में से अगर हम लोग बोले कि अगर बाय डायरेक्ट वर्ड्स से हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्रेस्ड हुआ, और हम बाय वर्ड्स डायरेक्ट ना दे के इम्प्लाइड वे में दे रहे हैं, बाय द सर्कमस्टेंसेस या फिर इंटेंशन से हम अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तब वो हमारा एक्सप्रेस ना होके इम्प्लाइड होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 वी हैव ऑलरेडी रेड दैट कॉन्सेप्ट. अब तो ये रहा कि पूरा कंसेप्ट और डेफिनेशन एक्सेप्टेंस का, कि एक्चुअली एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, कैसे हमारा एक्सेप्टेंस होगा, या फिर एक्सेप्टेंस कहाँ पे कैसे दिया जा सकता है, किस फॉर्म पे दिया जा सकता है, ये हमने पढ़े. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस के बाद उसका लीगल इफेक्ट क्या होता है. इतना बार तो बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस हो जाने से ये होगा, एक्सेप्टेंस हो जाने से ये होगा. तो लीगल इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, इतना इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेंस है क्यों, ऑफर बनने के बाद हम क्यों वेट करते हैं कि सिर्फ उसी टर्म्स के ऊपर एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए. व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस. ठीक है. एन ऑफर डन और एन एक्सेप्टेंस अलोन इज इनएक्टिव, inert and effective by itself, not led to the formation of a contract. सिर्फ अकेला एक ऑफर या फिर अकेला एक एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता. तो जिस तरीके से हमारा एक ऑफर इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से हमारा एक एक्सेप्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है, और दोनों का मौजूद होना इम्पॉर्टेंस है.
दोनों ही अहम रखता है टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ अकेला ऑफर या फिर अकेला एक्सेप्टेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और वी कांट से दैट alone offer or alone an acceptance is enough to make a contract। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों का ही होना आवश्यक है। A legal contractual right will thus be created only when there is a lawful offer made by one party and its lawful acceptance by another party। हम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट तभी अराइज होगा, दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स तभी, लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल राइट्स दोनों पार्टी में तभी होगा जब एक लॉफुल ऑफर एक पार्टी देगा और दूसरे पार्टी उस ऑफर के ऊपर अपना लॉफुल एक्सेप्टेंस देगा। तो लॉफुल ऑफर के ऊपर लॉफुल एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। ठीक है। Before the acceptance is made, neither party is bound thereby। मतलब एक्सेप्टेंस के पहले दोनों पार्टी ही दोनों आपस में बाउंड नहीं है टू क्रिएट द राइट। मतलब हमने एक ऑफर किसी से भी बना लिया, ठीक है, उसके ऊपर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आया, सिर्फ हमारा ऑफर बना है। तो जो ऑफर बनाया है वो जिससे बना है, मतलब ऑफर ही जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर को रखा बी के सामने। अब बी अब तक उसका एक्सेप्टेंस ए को नहीं दिया है, तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया बी ने, तब तक ए और बी के बीच कोई भी राइट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑफर इज एन यूनिलैटरल इंटेंशन या फिर यूनिलैटरल एक्सप्रेशन, सिर्फ एक तरफा है। तो दोनों तरफ से ऑफर फिर एक तरफ से एक्सेप्टेंस होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल राइट देगा। तो सिर्फ ऑफर बना है, उस हिसाब से हम ये नहीं बता सकते कि दोनों में से ही मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स राइज कर सकता है। ओनली बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑफर। हम ऑफर बनाने के बाद सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे बैठ नहीं सकते कि ऑफर तो बन चुका, अब हम दोनों में से कॉन्ट्रैक्चुअल राइट अराइज हो जाएगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, लीगल राइट तभी अराइज होगा जब उस ऑफर के ऊपर, लॉफुल ऑफर के ऊपर लॉफुल एक्सेप्टेंस मिलेगा। ठीक है, आई होप इतना दूर समझ में आया होगा सबको। The person making the proposal does not become bound thereby until acceptance। तो acceptance जब तक नहीं होगा तब तक दोनों बाउंड नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा। But as soon as the proposal is accepted, that is known as promise, whereby both the parties become bound। लेकिन जब acceptance हो जाता है तब दोनों पार्टी ही बाउंड है एक दूसरे से। ठीक है, तब उन दोनों के बीच लीगल राइट भी राइज होगा। Accordingly, it is rightly stated that acceptance is sine qua non to convert an offer into an agreement। तो पहले ही हम पढ़े थे कि ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर हमारा बनेगा प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस के ऊपर कंसिडरेशन के होने से एग्रीमेंट। तो हम ये बता सकते हैं कि जो एक्सेप्टेंस, द सेकेंड स्टेज, तो वो एक्सेप्टेंस हमारा सिने क्वा नॉन है। सिने क्वा नॉन मतलब इम्पॉर्टेंट थी या फिर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो एक्सेप्टेंस को हम सिने क्वा नॉन बता सकते हैं टू कन्वर्ट एन ऑफर इनटू एन एग्रीमेंट। तो एक्सेप्टेंस ही वही चीज़ है जो कन्वर्ट कर सकता है एक ऑफर को एक एग्रीमेंट से। मतलब यूनिलैटरल इंटेंशन से एक्सेप्टेंस ही वो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि ना कॉमन इंटेंशन को राइज कर सकता है। ठीक है, द लीगल इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर has been, sorry, there is a power cut in our locality, so sorry for the interruption, it's my mistake। तो अरेंज करके बैठना चाहिए था। तो चलो फोकस ऑन आवर क्लास। तो हम पढ़ रहे थे कि लीगल
राइट दोनों पार्टी के बीच कब अराइज होगा, कब बाउंड होगा दोनों पार्टी आपस में। तो जब ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होगा, मतलब ऑफर हुआ, एक पार्टी ऑफर बनाया, दैट इज़ यूनिलैटरल एक्सप्रेशन। फिर दूसरा पार्टी उसके ऊपर हमारा दिया एक्सेप्टेंस, सिर्फ ठीक उसी तरीके से जैसा ऑफरर चाहता है, दैट इज़ मेंशन्ड इन दैट ऑफर, सेम इन आइडेंटिकल टर्म्स। ठीक है, तो तब वो हमारा बना, मतलब बन के तैयार हुआ, that can rise contractual legal right between the parties, मतलब both the parties are now bound to each other। ठीक है, तो लीगल इफेक्ट यही है कि एक एक्सेप्टेंस कन्वर्ट कर सकता है ऑफर को इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है, नाउ इट मे बी नोटेड दैट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, not only the offer has to be accepted in clear terms, but the acceptance should be made while the offer still subsists। अब 18th हमने एक ऐसा केस लॉ पढ़ा था कि 18 जून ने एम 8 जून ने एम ने एक ऑफ़र भेजा था आर के कंपनी को कि हम कुछ शेयर आपके कंपनी का ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन आर ने उसका जवाब दिया, मतलब एक्सेप्टेंस दिया 23 नवंबर को। तो 8 जून के ऑफ़र एक्सेप्टेंस मिल रहा है 23 नवंबर। इज़ दिस अ रीज़नेबल टाइम? क्या लगता है कि तब तक वो ऑफ़र मतलब चल रहा है? तो अब हमें देखना क्या है, जो हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ऑफ़र के ऊपर, तो हमें सिर्फ सेम उसी तरीके से या फिर सेम उसी टर्म्स के ऊपर देना नहीं है, लेकिन बल्कि जब तक ऑफ़र सबसिस्ट कर रहा है उसके बीच हमें एक्सेप्टेंस देना है। मतलब तब तक हमारा ऑफ़र है, हम एक्सेप्टेंस दे सकता है। अगर ऑफ़र लैप्स हो गया, टर्मिनेट हो गया कुछ कारण से, हम एक्सेप्टेंस उसके ऊपर नहीं दे सकते। मतलब कॉमन सेंस में ये बता सकते हैं कि जब तक हमारा ऑफ़र ज़िंदा रहेगा एक्सेप्टेंस उसके ऊपर दिया जा सकता है, लेकिन ऑफ़र मर गया, ऑफ़र ही मतलब ऑफ़र का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो उसके ऊपर हम एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, आई रिपीट, जब तक ऑफ़र हमारा है तब तक हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, लेकिन ऑफ़र ही नहीं है, ऑफ़र का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो हम उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, thus offer and acceptance must correspond with each other, and this requirement may be summed up in the general rule sometimes called the mirror image rule of contractual formation। तो क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या है, एक लाइन में अगर हमको ये समझना है कि लीगल इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस को करस्पॉन्ड करना चाहिए दो आपस में। ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस विल करस्पॉन्ड ईच अदर, एंड इस रूल को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं मिरर इमेज रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन। जैसा हमारा ऑफर है, जैसा हमारे ऑफर में मेंशन किया गया है, ठीक उसी प्रकार से एक्सेप्टेंस को मिलना है उस ऑफर में बाय ऑफरी। ठीक है, अच्छा, अब एक्सेप्टेंस के तीन मोड्स है रादर, कि कैसे एक्सेप्टेंस हो सकता है। बाय वर्ड्स स्पोकन, बाय राइटिंग एंड बाय कॉन्टैक्ट। तो इन तीनों में से ही किसी एक तरीके से हम एक्सेप्टेंस को कर सकते हैं। क्या क्या? बाय वर्ड्स स्पोकन, बाय राइटिंग, बाय कॉन्डक्ट। ठीक है, द फर्स्ट टू सिग्निफाइज एक्सप्रेस मोड, मतलब लिख के अगर हम कुछ बता रहे हैं या फिर डायरेक्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्रेस मोड है। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट वन। ठीक है, इन सेक्शन 9 एक्सप्रेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताता है हमारा राइटिंग एंड द वर्ड स्पोकन। In certain exceptional cases, the terms of the offer may be such that the offerer waives the requirement of any formal communication of acceptance। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे ऑफरर खुद बताता है कि ऑफरी को कि तुम्हें हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन
ऑफ एक्सेप्टेंस को बताना नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम केपेबल हो इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, तुम मुझे बताए बगैर इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तुम्हें फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा क्लॉज कौन मेंशन करता है? ऑफरर मेंशन करता है अपने ऑफर में। ठीक है, तो ऑफरर बताता है कि ऑफरी को, अगर तुम ऑफर को पढ़ के तुमको ऐसा लगता है कि यू आर केपेबल, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरी नहीं है, वो मुझे तुमको बताना नहीं है। अब जो ऑफ़र को बनाता है उसी के पास ना एक्सेप्टेंस मिलेगा, उसी को तो हम बताएंगे कि हम आपका ऑफ़र को एक्सेप्ट किए। ऐसा नहीं कि ए ने ऑफ़र बनाया और हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं डी को, नहीं, हम एक्सेप्टेंस देंगे उस ऑफ़र का ए को ही। ठीक है, इन सच केसेस जहाँ पे ऐसा क्लॉज मेंशन किया गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, उस केस में अ सर्टेन काइंड ऑफ conduct ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी मे बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस ऑफ़र में ऐसा मेंशन किया गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, उस टाइप या फिर उस ऑफ़र में अगर ऑफ़री कुछ कंडक्ट करता है, सर्टेन काइंड ऑफ कंडक्ट करता है, तो वो ऑफ़री के पार्ट से एक्सेप्टेंस बन जाता है कि ऑफ़री ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। ठीक है, The offerer prescribes certain conditions linked with the offer, or he may require certain acts to be performed by the offeree, and all that latter has to do is to either comply with the condition or to perform the requisite act, as the case may be, which will constitute to be a valid acceptance yielding into a binding contract. तो जहाँ जिस ऑफर में ये क्लॉज मेंशन किया गया है कि कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उस केस में, उस ऑफ़र में ऑफरर कुछ प्रेस्क्राइब्ड मोड या फिर कुछ सर्टेन कंडीशंस को मेंशन करता है जो कि परफॉर्म किया जाएगा ऑफरी के द्वारा, या फिर हाँ, परफॉर्म किया जाएगा ऑफरी के द्वारा, या फिर उस कंडीशन को फुलफ़िल करने का जो तरीका बताया गया है वो भी करेगा ऑफरी। तो जिस ऑफ़र में ऐसा मेंशन किया गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑफरर उस ऑफ़र में सर्टेन कंडीशंस या फिर एक सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड मोड को मेंशन करता है कि जिस हिसाब से ऑफरी को अपना परफॉर्मेंस देना है उस ऑफ़र में। तो ऑफरी अगर उस सर्टेन कंडीशंस के साथ या फिर उस जो भी प्रेस्क्राइब्ड मोड मेंशन किया गया है ऑफरर के द्वारा, उस हिसाब से अगर काम करेगा तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि ऑफरी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एंड इट लेड्स टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन इज एम्बॉडीड इन सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बताता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल। ठीक है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक केस पढ़ा है जो कि ना हमारा जनरल ऑफर में डील करता है, दैट इज़ कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक एंड बॉल कंपनी का केस। उसमें भी कार्लाइल ने अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ दैट कंपनी दवाई खाई थी। तो उसने कोई कंपनी को फॉर्मल कम्युनिकेशन करके नहीं बताया था कि हम आपके इस ऑफ़र से सहमत हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो जो कार्लाइल ने दवाई खाया था अकॉर्डिंग टू दैट मोड, कि जो कंपनी जैसा जैसा बताया था कि हफ्ते में कितने बार लेना है, कितना टैबलेट खाना है, ठीक उसी प्रकार से कार्लाइल ने दवाई खाई थी। तो ये क्या दर्शाता है? दैट इट शोज़ दैट कार्लाइल ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। तो
जहाँ सेक्शन 8 भी यही बताता है कि जब ऑफरी ने प्रिस्क्राइब्ड मोड को या फिर कंडीशंस को परफॉर्म कर देता है तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाता है। तो ये पॉसिबल कहाँ है? जब हमारा ऑफ़र में ऐसा क्लॉज मेंशन किया रहता है ऑफरर के द्वारा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, ऑफरर एक कुछ सर्टेन कंडीशंस या फिर कुछ प्रिस्क्राइब्ड मोड की कैसे ऑफर एक्सेप्टेंस को दिया जाएगा उसको मेंशन कर किया ऑलरेडी करते हैं। तो उस हिसाब से अगर ऑफरी ने परफॉर्म करता है उस कंडीशंस को या फिर दैट प्रेस्क्राइब्ड मोड को, तो हम उसको एक्सेप्टेंस मानते हैं। ठीक है, तो हम मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस को 3 तरीके से पढ़े कि एक्सेप्टेंस दिया कैसा जाता है। 3 तरीके से दिया जाता है, बाय वर्ड्स स्पोकन, बाय राइटिंग एंड बाय कॉन्डक्ट। तो बाय वर्ड्स स्पोकन एंड बाय राइटिंग ये तो एक्सप्रेस है, सीधे तौर पे लिख के या फिर मुंह से बोल दिया एक्सेप्टेंस हो गया। तीसरे में बाय कॉन्डक्ट मतलब बाय परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफरी। तो वो जो परफॉर्म करेगा वो किस हिसाब से करेगा, वो ऑफरर ऑलरेडी मेंशन किया गया करते हैं अपने ऑफर में कि इस तरीके से एक्सेप्टेंस को परफॉर्म करना है या फिर इस कंडीशंस को ऑफर ही परफॉर्म करेगा टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। तो अगर ऑफरी ने जिस तरीके से ऑफरर मेंशन किया है कि ऐसे ऐसे तरीके से हमें ये कंडीशंस को तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से अगर ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम मानेंगे कि ये एक्सेप्टेंस है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप कि एक्सेप्टेंस का मोड्स क्लियर है। 3 तरीके का मोड है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस की हमारा क्या क्या लीगल रूल्स है। जस्ट लाइक एक वैलिड ऑफ़र होने का जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम पढ़े हैं कि एक वैलिड ऑफ़र कैसे होगा, कब होगा, सब ऑफ़र को हम वैलिड नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार सभी एक्सेप्टेंस को भी हम लीगल एक्सेप्टेंस या फिर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हमारा क्या बताता है कि ये जो एक्सेप्टेंस होगा ये एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगा। For a valid acceptance, it is imperative that the acceptance should be absolute and unqualified, conditioned, or a qualified acceptance, and is no acceptance at all, since it amounts to a counter offer. Thus, an acceptance with a variation is in the eyes of law no acceptance। मतलब एक एक्सेप्टेंस को हमेशा एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर एक एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट ना हो के एम्बिगुअस है, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी को रेस करता है, कंडीशन दिया हुआ है, मतलब इस कंडीशन पे होगा तभी एक्सेप्टेंस होगा, अगर ऐसा प्रतीत होता है तो वो एक्सेप्टेंस हम नहीं मानेंगे। लॉ के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्सेप्टेंस हमेशा हमारा एब्सोल्यूट होगा एंड अनक्वालिफाइड होगा, उसमें कंडीशंस नहीं आएगा। जिस हिसाब से ऑफरर ने ऑफर को बनाया है ठीक उसी सेम तरीके से उस टर्म के ऊपर एक्सेप्टेंस को दिया जाएगा बाय द ऑफरी। दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन। अगर ऑफरर ने एक ऑफर बनाया, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस के बजाय एक नया कंडीशन उभर आया, एक नया ऑफ़र उभर आया, तो उसको हम काउंटर ऑफ़र कहेंगे। मतलब ऑफ़र के बदले ऑफ़र, ना कि एक्सेप्टेंस। हमेशा ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन काउंटर ऑफ़र में ऑफ़र के बाद ऑफ़र हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस के बजाय अगर कोई नया कंडीशन उभर आता है, राइज ऑफ अ न्यू कंडीशन और राइज ऑफ अनसर्टेनिटी, तो वो हमारा एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो फर्स्ट लीगल प्रिंसिपल हमारा ये बताता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कि ये जो हमारा एक्सेप्टेंस है ये एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी हमारा बहुत ही अच्छा केस लॉज है, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन एंड सेकेंड थिंग इज़ इतना हम याद भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे सब। अब जिसको जितना याद रहेगा वो उतना ही याद करेगा। ठीक है, एक चाहे तो एक, दो चाहे तो दो, जितना सारा। अब किलबॉर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड AIR 2000 बॉम्बे का केस क्या बताता है कि इस केस से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि according to section 7 subsection 1 the cardinal principle in the light of section 7 of this act is that the offer and acceptance must be absolute without giving room of डाउट के बगैर एक्सेप्टेंस होगा। मतलब ऑफर हमारा वैलिड है, लेकिन उसमें हम इस तरीके से एक्सेप्टेंस देंगे कि उसमें कोई डाउट ही ना हो, हमारा पूरा एब्सोल्यूट होगा। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी ग्राउंडेड ऑन 2 components, that is certainty, commitment, and another one we can say communication. So certainty, commitment and communication. If any one of the 3 components is lacking either in the offer or in the acceptance, there cannot be a valid contract. तो ऑफर हमारा एब्सोल्यूट है, एक वैलिड ऑफर है, सब कुछ प्रिंसिपल्स एक वैलिड ऑफर में प्रेजेंट है जो कि ना एक ऑफर को वैलिड बनाता है। अब उसके ऊपर हमें एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड देना पड़ेगा। उसमें अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा तो वो हमारा एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस एंड ऑफर में ये सर्टेनिटी होना, कमिटमेंट होना और कम्युनिकेशन होना, ये तीनों का ही प्रेजेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी वो एक वैलिड ऑफर, एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो वो क्या है? सर्टेनिटी मतलब सर्टेन है, कमिटमेंट है एंड कम्युनिकेशन है। अगर मन ही मन अपना ऑफर और अपना एक्सेप्टेंस रख लिए तो किसी को भी कुछ नहीं पता होगा, ना ऑफरी के पास जाएगा, ना ऑफरी से एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास आएगा। ठीक है, तो आई रिपीट, दोनों वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस में सर्टेनिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके ऊपर जो एक एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इसके ऊपर केस लॉज बहुत सारे हैं। जैसे पहले केस लॉज को हम पढ़े, किलबॉर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन AIR 2000 बॉम्बे। सेकेंड केस लॉ है हरिद्वार सिंह वर्सेस बेगम समरुई AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट का केस है। थर्ड केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल AIR 1968 बॉम्बे का केस है। फोर्थ नंबर का केस है हाइट वर्सेस रेंज 1840 एंड फिफ्थ केस लॉ इज नियल वर्सेस मीरठ 1930। तो इस पहला वाला लीगल प्रिंसिपल पे हमारा 5 केस लॉज आता है। ठीक है, जो सेम बात बताता है कि हमारा एब्सोल्यूट होगा एंड अनक्वालिफाइड होगा एक्सेप्टेंस, उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं आएगा, जो होगा वो सर्टेन होगा, स्पेसिफिक का मतलब होगा। ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेंस दिए लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत सारा कंक्लूजन्स ड्रॉ हो रहा है। कंक्लूजन्स एक ही ड्रॉ होगा कि ऑफर एक्सेप्टेंस हमारा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऐसा नहीं, 50-50 मतलब कंटिंजेंसी नहीं आएगा। तो पहला प्रिंसिपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड सर्टेन होना चाहिए। तो एक वैलिड ऑफर, एक वैलिड एक्सेप्टेंस में हमारा सर्टेनिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। अब इन 5 केस लॉज में से
जिनका जितना याद रहेगा वो उतना आंसर में लिखेगा। अगर किसी का एक तो एक, किसी का दो तो दो, अगर किसी का 5 ही याद है तो वो 5 ही ऐसे मेंशन कर सकता है। बट मेंस लिखने के टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइम आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एक आंसर लिख दिए उसमें ही चला गया 3 घंटा, ऐसा नहीं है। कोई नहीं बोला है कि इसमें 5 केस लॉज आपको मेंशन करना है, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल क्या बताता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जैसा मैनर ऑलरेडी ऑफरर ने मेंशन किया गया है, ठीक उसी मैनर में एक्सेप्टेंस को देना है ऑफरी को। ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में। Section 7 subsection 2 of Indian Contract Act provides that the acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribed the manner in which it is to be accepted। मतलब एक reasonable manner and certain conditions के साथ, यहाँ पे conditions का मतलब जिस condition को ऑफरर ने mention किया गया है उस conditions को fulfill करना है ऑफरी को, ठीक है। Sometimes the offerer, whilst making an offer, not only lays down various terms and conditions but also stipulates the mode of communication of acceptance should the offeree accept the offer। मतलब जब ऑफर बन रहा है तो ऑफरर सिर्फ टर्म्स को, कभी कभी टर्म्स को नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस किस हिसाब से दिया जाएगा, किस प्रोसेस में दिया जाएगा, इसको भी मेंशन करता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑफरर कि एक्चुअली ऑफरर क्या चाहता है। जैसे कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफरर ऐसा चाहता है कि मुझे अभी हाफ पेमेंट ना मुझे पहले चाहिए इस डेट पे, तो ये जो कुछ अमाउंट पहले ही चाहिए एक डेट पे, ये ऑफरर का डिमांड है। तो ऑफरी अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहता है तो उस हिसाब से ऑफरी को आधा पैसा उस डेट में ऑफरर तक पहुंचाना है, तभी वो एक्सेप्ट करने के मतलब लिस्ट में आएगा कि हाँ अब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कभी कभार ऑफरर ना तो सिर्फ टर्म्स वेरियस कंडीशंस को मेंशन करता है बल्कि ये भी मेंशन करते हैं कि उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया कैसा जाएगा, दैट मोड, कि किस हिसाब से एक्सेप्टेंस देगा ऑफरी, ठीक है। इन सच एन इवेंट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड मोड। तो उस प्रेस्क्राइब्ड मोड के हिसाब से ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस देगा। For instance, if the offerer says reply through fax and the reply is sent by post, strictly speaking, there is no acceptance of offer। अब ऑफरर को एक्सेप्टेंस बाय फैक्स चाहिए। अब किसी ने एक्सेप्टेंस को, मतलब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस को बाय पोस्ट भेज दिया, तो प्रिस्क्राइब्ड मोड मैच हुआ? जैसा ऑफरर चाहता था वैसा हुआ? नहीं, तो इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। तो जैसा प्रिस्क्राइब्ड मोड है, जैसा ऑफरर चाहता है, ठीक उसी हिसाब से ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना है उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग। अगर बाय फैक्स तो बाय फैक्स ही एक्सेप्टेंस देना है। अगर ऑफरर चाहता है कि बाय थ्रू ईमेल तुम हमको एक्सेप्टेंस दो, तो थ्रू ईमेल ही ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना है, ठीक है। नाउ इफ द ऑफरी फेल्स टू फॉलो दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड, अब ऑफरी फेल हो गया, कर नहीं पाया, ठीक है, तो द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस में अराइज। कॉन्सिक्वेंसेस क्या अराइज होगा? फर्स्ट नंबर, द प्रपोजर में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम इंसिस्ट दैट द प्रपोजल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आई रिपीट कि अगर ऑफरी फेल हो गया, उस प्रिस्क्राइब्ड मोड में वो एक्सेप्टेंस ना दे पाया, तो क्या होगा? प्रपोजर एक रीजनेबल टाइम के बाद उस एक्सेप्टेंस, जब वो आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम, मतलब उस प्रेस्क्राइब्ड मोड में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया लेकिन उसने अलग तरीके से एक्सेप्ट किया है, तो ऑफरर उस
एक्सेप्टेंस को आफ्टर अ रीजनेबल टाइम इंसिस्ट दैट प्रपोजल बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, मतलब उसको फिर से एक टाइम देगा कि तुम जैसा प्रिस्क्राइब्ड मोड है, जैसा हमने मेंशन किया है ऑफर में, तुम उसी तरीके से फिर से इस ऑफर को एक्सेप्ट करो। ठीक है। Second, if he does not so inform the offeree, he is deemed to have accepted the acceptance through it is not communicated in the desired and prescribed manner. दो consequences arise होगा। कब ये consequences arise होगा? जब ऑफरी फेल हो गया उस प्रेस्क्राइब्ड मोड को फॉलो करने से। जब ऑफर बन गया, ऑफर में एक प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन किया गया है ऑफरर के द्वारा कि इस प्रिस्क्राइब्ड मोड से ही तुम एक्सेप्टेंस दोगे, तो ऑफर ही उस प्रिस्क्राइब्ड मोड को फॉलो नहीं कर पाया, फेल हो गया, तब दो कंसेक्वेंसेस अराइज होगा। एक तो पहले ऑफर ही फेल हो गया उस प्रिस्क्राइब्ड मोड को एक्सेप्ट करने से, तो उसने अपने तरीके से एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया ऑफरर को कि आप जैसा बताए हैं मैं तो वैसा एक्सेप्टेंस नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस तरीके से एक्सेप्ट किया हूँ। तो तब ऑफरर क्या करेगा? आफ्टर अ रीजनेबल टाइम, जब जो ऑफरर को लगता है, तो आफ्टर दैट रीजनेबल टाइम ऑफरर फिर से ऑफरी को इंसिस्ट करेगा कि चलो तुम अब फिर से मैं जो प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन किया हूँ उस हिसाब से तुम इसके ऊपर एक्सेप्टेंस दो। ये केस कब पॉसिबल है? मानो ए और बी के बीच ऑफर हुआ। ए ने बी को बोला कि मैं मकान तुमको बेचूंगा, ठीक है, इतने पैसे में, मानो 1 लाख रुपए में वो एक मकान, अपना मकान बी को बेचेगा। अब बी के पास तभी 1 लाख रुपए ए को देने के लिए नहीं था, तो बी के लगा अभी तो टाइम होगा 2-3 महीने, तो मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा, अभी पेपर सब बनवा लेते हैं तो उसका ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन इसी बीच ए ने अपने ऑफर में मेंशन कर दिया गया कि तुम जो मकान लोगे मुझसे, तो उसका जो 1 लाख रुपए है उसका 50,000 रुपये तुम पहले मुझे दोगे। तो ये रहा एक्सेप्टेंस का प्रिस्क्राइब्ड मोड, इस हिसाब से तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बी बोले कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो ये बात ए को भी पता था कि उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो अभी हमको 50,000 रुपये दे। तो मानो उसने एक्सेप्ट किया, पेपर्स बनवाए, तो 50,000 ना दे के वो 20,000 रुपये दिया कि ए को बी बता रहा है कि देखिए मेरे पास तो अभी 50,000 रुपये तो है नहीं, तो 20 है तो आप 20 लीजिए, बाद में हम पूरा दे देंगे आपको। तो ए एक रीज़नेबल टाइम, मतलब मानो 1 महीना, तब तक ए ने 50,000 रुपये ए के पास, मतलब बी के पास आ चुका था। ये ए को पता था कि बी के पास 50,000 रुपये आ गया है, अब वो मुझे 50,000 रुपये दे सकता है। तो फिर ए ने बी को बोला कि तुम अब मेरे प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब मुझे तुम पहले 50,000 रुपये दोगे, फिर तुम बाकी का पैसा बाद में दोगे, तो तुम उस हिसाब से एक्सेप्टेंस को फॉलो अप करो। तो बी ने क्या किया, फिर से वो अब 20 तो पहले ही दे चुका था और 30 दिया, 20 हो गया, 20 पहले ही उसने दे दिया, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड बी ने काम किया, तो हमारा वो एक्सेप्टेंस होगा। अब सेकेंड थिंग, मानो कि प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफरी ने फॉलो नहीं कर सका। अब अगर ऑफरी को कुछ ना बोला उसने प्रिस्क्राइब्ड मोड को फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्टेंस मानता हूँ। अगर ऑफरर विदाउट एनी हेजिटेशन उस एक्सेप्टेंस को मान लेता है, तो ये भी एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्शंस भी मान सकते हैं। पहले ही हमारा रूल है कि एक्सेप्टेंस कैसे होगा ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड मोड बाय द ऑफरर। जैसा जैसा ऑफरर बोलेगा ठीक उस हिसाब से हमें अपना, मतलब ऑफर ही एक्सेप्टेंस देगा। अब मानो एक्सेप्टेंस उस हिसाब से ना हो, तो 2 कंसेक्वेंसेस होगा। एक,
रीजनेबल टाइम के बाद ऑफरर फिर से ऑफरी को इंसिस्ट करेगा कि तुम इस ऑफर के ऊपर उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के हिसाब से अपना एक्सेप्टेंस दो। या फिर सेकंड कंसेक्वेंस क्या होगा, अगर ऑफरी ने उस प्रिस्क्राइब्ड मोड को कंप्लाई नहीं कर पाया, उस हिसाब से अगर एक्सेप्टेंस नहीं दे पाया और ऑफरर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी हेजिटेशन नहीं किया या फिर अपना ऑब्जेक्शन नहीं बताया, तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि ठीक है, ऑफर ही ऐसा कॉम्प्लाई नहीं कर पाया प्रिस्क्राइब मोड, ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस तो हुआ ऐसा। तो दो कंसेक्वेंसेस उभर के आता है। आई होप कि ये समझ में आया कि पहले तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना है एक्सेप्टेंस को। सेकेंड प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक्सेप्टेंस होगा तो उसका एक प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन किया गया है ऑफरर के द्वारा, तो उस प्रिस्क्राइब्ड मोड से ऑफरी को एक्सेप्टेंस देना है। अगर नहीं हुआ तो वो हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शंस हम बता सकते हैं, इसको एक्सेप्शंस के तौर पे पढ़ सकते हैं कि अगर मानो प्रेस्क्राइब मोड के अकॉर्डिंग अगर ऑफरी एक्सेप्टेंस ना दे पाया तो दो कंसेक्वेंसेस अराइज होगा। पहला कंसेक्वेंसेस कि नहीं कर पाया तो रिजनेबल टाइम के बाद ऑफरर फिर से ऑफरी को इंसिस्ट करेगा कि तुम इसके ऊपर फिर से प्रेस्क्राइब्ड मोड के तहत तुम अपना एक्सेप्टेंस दो। एंड सेकंड क्या होगा कि सेकंड ये होगा कि कोई हेजिटेशन, कोई ऑब्जेक्शन ऑफरर के तरफ से ऑफरी के पास नहीं आया। ऑफरर ये मान लिया कि चलो प्रिस्क्राइब मोड के अकॉर्डिंग उसने एक्सेप्टेंस नहीं दे पाए तो क्या हुआ, एक एक्सेप्टेंस तो किया है ना उसके हिसाब से, तो मैं उसी को मान लूँगा कि ये अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड ही हुआ है। ठीक है, तो the above two situations fall within the purview of Section 2, Subsection 2 of India, Section 7, Subsection 2 of Indian Contract Act. ठीक है, thus according to Indian law, acceptance of the proposal in a manner different from that prescribed ones does not automatically invalidate the acceptance. तो अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड के हिसाब से अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ऑफर को इनवैलिडेट या फिर एक्सेप्टेंस को इनवैलिडेट नहीं करता। डिपेंड करता है ऑफरर के ऊपर कि वो ऑफरर कैसा चाहता है। ठीक है, द प्रपोजर में रिक्वायर द एक्सेप्टर टू एक्सेप्ट एंड कम्युनिकेट अगेन या फिर communicate again, and this by following the prescribed mode. On the other hand, if the proposer fails to raise any objections to the modified mode of acceptance, he is deemed to have accepted the same in the modified mode, and that results in a contract. According to 7 subsection 2 also states that where no prescribed mode is stated by the offerer, acceptance if at all must be made in manner as is usual, reasonable, so as to come to the knowledge of the proposer. तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7 ये भी बताता है कि जब हमारा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन नहीं किया गया है ऑफरर के द्वारा, तब वो एक्सेप्टेंस रिजनेबल टाइम में होगा, यूजुअल मैनर में होगा, और वो कम्युनिकेट मतलब मस्ट बी नॉलेज टू ऑफ द प्रपोजल, मतलब जो ऑफ़र बना रहा है वो ऑफरर के नॉलेज में भी आना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम एक्सेप्टेंस कर दिए और मन ही मन रख लिए, इसको कम्युनिकेट भी करना है ऑफरर के पास। कब? जब हमारा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन नहीं किया गया है। तो जब हमारा प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन नहीं किया गया है तब उसको रिजनेबल टाइम एंड इन यूजुअल मैनर एंड इसका नॉलेज ऑफरर को होना चाहिए। तो जब ऑफरी फेल करता है मतलब कॉम्प्लाई नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड, वो एक्सेप्टेंस अपने आप ही इंस्टेंटली क्या होता, इनवैलिडेट नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग अगर ऑफरी ने कंप्लाई नहीं कर सका उस ऑफरर के प्रिस्क्राइब्ड मोड को, मतलब नहीं मान पाया, तो वो इनवैलिडेट इंस्टेंटली नहीं करेगा एक्सेप्टेंस को। वो डिपेंड करता है ऑफरर के पास कि ऑफरर क्या चाहता है। अगर ऑफरर फिर से उसको टाइम देना चाहता है तो वो दे सकता है,
और अगर ऑफरर खुद ऑब्जेक्शन नहीं कर पाया तो ऑफरर मानेगा कि ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दिया है उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, मैं फिर से सेकंड प्रिंसिपल्स को मैं समझा रही हूँ। आई होप किसी किसी का प्रॉब्लम हो भी सकता है। जब हमारा प्रिस्क्राइब्ड मोड मेंशन किया गया है और उस प्रिस्क्राइब्ड मोड से के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेंस को देना है ऑफरी को। अगर ऑफरी उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग नहीं एक्सेप्टेंस दे पाया तो दो कंसिक्वेंसेस हो सकता है। क्या क्या? पहला कंसिक्वेंसेस हो सकता है कि ऑफरर फिर से उसको इंसिस्ट करेगा आफ्टर अ रीजनेबल टाइम कि वो फिर से अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड अपना एक्सेप्टेंस दे। और सेकंड क्या कर सकता है कि अब मानो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, तो एक्सेप्टेंस तो पहले हुआ ही नहीं उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग, और इधर ऑफरर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाया ऑफरी को कि तुम मेरे प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे पाए हो, तब ये माना जाएगा कि ऑफरी ने उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग ही